झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म जयंती पर उनके प्रति एक विनम्र भावांजलि। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी शख्सियत है, एक उनका ऐसा व्यक्तित्व है जिसने सारी दुनिया को प्रभावित किया है। विशेष करके महिलाओं के लिए तो विशेष आदर्श है। नारी समर्थ है ये जानते हुए भी बीच का युग ऐसा आया था जिसमें नारी को अबला कह करके रखा जाता था और लंबे समय तक चला। लेकिन बीच बीच में नारी शक्ति ने अपना स्वरूप कभी दुर्गावती, कभी पद्मावती, कभी कर्मावती, कहीं लक्ष्मीबाई, कहीं अहिल्याबाई ऐसे रूप में दिखाते रहे। तो विशेष करके नारियों का के लिए वो एक आदर्श थी कि कैसे उस समय उन्होंने अपनी भी योग्यता बढ़ा ली, जबकि नारी को पर्दे में रखने की बात होती थी, और जहाँ रहीं वहाँ नारियों को बढ़ाती रहीं। झांसी की तो हर नारी को उन्होंने सैनिक बना दिया था। तो उनके संबंध में लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी है और काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। श्री वृंदावन लाल वर्मा जी ने झांसी की रानी पर उपन्यास भी लिखा है, नाटक भी लिखा है। उसमें उन्होंने बहुत शोधपूर्वक उनके जीवन के तथ्यों को निकाला है और ढंग से प्रस्तुत किया है। तो उनका बचपन का नाम मनुभाई था। उनके पिता मोरू पंत पेशवा के दरबारी थे। पेशवा उन दोनों बिठूर में रहते थे। वैसे उनके दरबारी थे, सेवक लेके, लेकिन मनुभाई जो थी वो पेशवा की मुँह लगी बेटी जैसी थी। सुंदर थी तो वो उसे छबीली कह के ही बुलाते थे, और तो सब मनुभाई मनुभाई कहते थे, लेकिन पेशवा उन्हें छबीली कह के बुलाते थे। और उस समय भी वो अपने विचारों से उन्हें प्रभावित करती रहती थी। अंग्रेज़ों ने पेशवा को सीमित कर दिया था, लेकिन तो अभी राजा के रूप में थे, तो अंग्रेज़ों को देख कर के उन्हें पहले से ही वो होता था। कई दफ़े जब उन्हीं के उसमें राज्य में थी तो विवाह नहीं हुआ था, तब भी कई ऐसे मौके आए कि अंग्रेज़ों की योद्धाओं की चुनौतियाँ उन्होंने स्वीकार की, उनको अच्छा खासा से छकाया भी, जवाब भी दिया। संयोग ये था कि चूँकि पेशवा की वो बोली थी, तो उनके बेटे नाना साहब और राव साहब के साथ खेलती थी, और इनके गुरु थे तात्या, जो बाद में तात्या टोपे के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्योंकि जब लक्ष्मीबाई झांसी आ गई तो वहाँ भी एक तात्या गुरु थे, व्यायाम के गुरु थे वो। तो ये तात्या टोपे जो कि टोपी लगाते थे गोल, तो तात्या टोपी वाले कहने लगे थे, तो तात्या टोपी वाले से टोपे हो गया। ये अंग्रेज तात्या टोपे, ऐसा टोपी वाले की जगह टोपे कहते थे। तो वहाँ पर भी उनका था, उनके साथ खेलने जाती थी, घुड़सवारी करने जाती थी। एक जगह ऐसा हुआ कि राव साहब को चोट लग गई। राव साहब उसने हिम्मत करके उन्हें लिया, अपने घोड़े पर डाला, वो लेकर के आई और वहाँ लोगों को सौंपा। तो लोगों ने कहा, लोग हाय हाय करने लगे। तो ये गंभीर सोचने लगी। मैं पूछा ने क्या सोच रही है मनु? बोले जरा सी चोट लगी है इनको, थोड़ा गिरे थे, खून वून निकल आया था, जरा सी चोट लगी है इनको, लोग इतना क्यों कर रहे हैं? पहले युद्ध होते थे कोई चमेली की बेतों से थोड़ी होते थे, तलवार से ही होते थे ना। तो जरा सी चोट पे ऐसा कह रहे हैं। तो ये उसके अंदर का शौर्य अब फूट फूट के ही निकला करता था।
एक ये भी कहा है कि जब वो इसको पढ़ती थी तो उन्होंने, उनके शिक्षक ने कहा लिखो मैं बहादुर बनूंगी, तो उन्होंने स्लेट पे लिखा मैं बहादुर हूँ। तो ऐसा उनका अपना जीवन रहता था। तो उसी क्रम में वहाँ चल रहा था। यहाँ झांसी में गंगाधर राव थे, तो उनका ध्यान, वो कलाकार थे, नाटककार थे, उसमें उनका नाटक होता रहता था। और उनके जो राजगुरु थे उनको ये लग रहा था कि झांसी पे अंग्रेज जब अपनी निगाह डालेंगे तो यहाँ कुछ मजबूती आना चाहिए। तो वैसे खराब आदमी नहीं थे गंगाधर राव, लेकिन उनकी कला में रुचि थी, तो उनका नाट्य उसमें ही उनका ज़्यादा वो ध्यान बढ़ता था। तो उनको लगा कि यहाँ के लिए, तो उनकी पत्नी मर गई थी पहले, तो उन्होंने कहा यहाँ एक रानी लाएं, लेकिन झांसी को कोई एक तेजस्वी आत्मा की ज़रूरत है, ऐसा उन्होंने कहा था। उस खोज में वो स्वयं निकल पड़े थे। तो वो वह जब बिठूर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ तमाशा देखा कि ये रानी रह रही थी। और उस दिन उनका हुआ, तो उन्होंने कहा राव साहब, नाना साहब, शाम हो गई, जाओ घूमने जाओ, हाथी पे जाएंगे। तो उसने कहा मुझे भी ले चलो। तो नाना साहब को थोड़ा सा रौब आ गया। उन्होंने कहा नहीं, घोड़े पे चलते हैं तो तू चलती है, हाथी पे तो राजा लोग बैठते हैं, इसे मत बिठा लो। तो उन्होंने हाथी खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा तेरे भाग में हाथी नहीं है। बोले मेरे हाथ में एक नहीं, मेरे भाग में एक नहीं 10 हाथी हैं। और संयोग की बात है, जब झांसी की रानी बन कर के आई तो उनके राज्य में 10 हाथी थे। तो वो प्रसंग जब चल रहा था तो उन्होंने हाथी खड़ा कर दिया और चलने लगे। तो वो बच्ची मनु रास्ता रोक के खड़े हो गई, मुझे नहीं बिठा लोगे तो मैं हाथी को नहीं निकलने दूंगी। ये जज्बा, हाथी कैसे निकल जाएगा, ये उन्होंने देखा। झांसी के राजगुरु ने, उन्होंने दौड़कर बिटिया को पूछा उससे क्या हुआ, पता पड़ा मोरू पंत जी से मिले और उनसे ये बात कहा कि देखो मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूँ। क्या? बोले झांसी के में तेजस्वी आत्मा ढूंढ रहा था और तुम्हारी बिटिया वास्तव में तेजस्वी है, इस उम्र में ये हाथी रोकने को खड़ी हो गई। तो मैं, गंगाधर राव की उम्र बहुत बड़ी थी, तो उन्हें गंगाधर का राव के लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं झांसी के लिए मांग रहा हूँ ये बेटी आपसे। झांसी को एक तेजस्वी आत्मा की ज़रूरत है। तो उनकी बात से वो प्रभावित हो गए और शादी हो गई। बहुत कम उम्र थी उस समय उनकी। तो जो उन्होंने कहा मैं झांसी के लिए मांग रहा हूँ, तो फिर वो झांसी की रानी करके प्रसिद्ध हो गई, मनुबाई झांसी की। तो फिर वहाँ जब शादी होके आते हैं तो बुंदेलखंड में क्रम है कि जब बहू आती तो उसका फिर ससुराल का नाम रखते हैं। तो सबने उसकी तेजस्विता देख के कहा कि ये तो हमारे राज्य का भाग्य खुल गया है, भाग्य लक्ष्मी आई है, तो उसका नाम लक्ष्मीबाई रख दिया गया। तो मनुबाई से लक्ष्मीबाई हो गई, वहाँ रहने लगी। राजा के साथ रहते हुए भी उसने वहाँ महिलाओं को इकट्ठा करना, उनका हौसला बढ़ाना, उनको शिक्षण देना, ये सब काम शुरू कर दिया था। फिर जब आयु हो गई, छोटे में शादी हो गई थी, जब आयु हो गई तो मैं सोचता हूँ तब फिर उनको एक बच्चा हुआ। 17-18 साल तो हो ही गई होगी, इससे कम में तो बच्चा होता नहीं, और 17 भी हो सकते हैं, 16-17 भी हो सकता है। फिर वो बच्चा रहा नहीं, तो उन्होंने एक गोद ले लिया। फिर गंगाधर राव नहीं रहे, तो अंग्रेज़ों की तो चल ही रही थी किसी तरह से राज्यों को हड़पें। तो उन्होंने ये कह दिया कि ये दत्तक पुत्र को हम राजा की मान्यता नहीं देंगे और झांसी को हम अपने अधिकार में ले लेंगे। मैं झांसी नहीं दूंगी तो हुआ, लेकिन उनने दबाव बना करके और रानी को किले से हटा करके, जो झांसी में रानी महल है गंज के पास, अब तो उसको उनकी स्मृति संग्रहालय बना दिया गया है, अच्छा काम हुआ है। तो उसमें उनको ले आए थे।
ठीक है, वो वहाँ रहने लगे, गिने चुने सेवक उनके साथ रहते थे। उसी क्रम में जो उनने महिलाओं का वो किया था, उसी में कई अच्छी तेजस्वी महिला निकल आई थी। एक सुंदर थी, एक मुंदर थी, एक काशीबाई थी, एक मोतीबाई थी। मोतीबाई पहले नर्तकी रह चुकी थी, राजा गंगाधरराव की खास उसमें थी, लेकिन फिर वो रानी के साथ हो गई तो वो योद्धा बन गई थी, तो अच्छी बन गई थी। उसी में एक झलकारी कोरिन का प्रसंग मिलता है। झलकारी का पति बुनकर था, यहाँ से वहाँ कोरी कहते हैं, लेकिन उसमें प्रतिभा थी और उसका संयोग ऐसा कि वो कद काठी उसकी रानी जैसी थी। दूर से अगर दिखा दो, एक जैसे कपड़े पहना दो तो शक ये होता था कि ये झांसी की रानी ही हैं। कैसे उसको लिया, उसको उन्हें उसको भी सिखाया। तो ऐसा उनका क्रम चलता रहा और वो कन्याओं के उत्कर्ष पर बहुत ध्यान देती थी। तो जब कहीं झांसी में किसी की कन्या की शादी होती तो स्वयं जाती थी। उनको निमंत्रण तो जाता ही था, वो फिर वहाँ स्वयं चल के जाती थी और अपनी तरफ से, राज्य की तरफ से कन्या को जो उचित दान अनुदान होता था वो दिया करती थी। उसी में एक प्रसंग है कि एक जात का चमार चर्मकार चमड़े का काम करता था। उसके मन में संकोच आया तो उसने रानी को निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन रानी को खबर लगी कि आज फलाने की इस लड़की की शादी है, तो फ़ौरन उन्होंने घोड़ा कसा, उस पर बैठ के पहुंच गई वहाँ। सब खड़े हो गए महारानी। तो उन्होंने वैसे ही वहीं की भाषा, क्यों रे तू हमें अपने परिवार का नहीं मानता, तूने निमंत्रण नहीं दिया मुझे। और वो बेचारा हाथ जोड़े खड़ा, उसके आंसू बह रहे हैं। मैं छोटा आदमी हूँ, राजा के पास कैसे आऊँ? तुम राजा में तुझे अपने परिवार वाली नहीं लगती? मैं तो परिवार बनाया है। और शर्मिंदा हुआ, हाथ बोले जैसा हो। फिर उन्होंने बेटी को बुलाया, अपनी तरफ से गई, उसको दिया। तो ऐसा उनका पूरे नगर में जैसे उन्होंने एक परिवार का भाव पैदा कर दिया था। तो वास्तव में झांसी के जन जन की श्रद्धा का केंद्र बन चुकी थी। फिर गंगाधरराव के बाद हुआ जब उन्हें वहाँ भेज दिया गया, रानी महल में सीमित कर दिया गया और किले पे अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था। उसी बीच में वो सेना का विप्लव हो गया, जिसे अंग्रेजों ने गदर कहा और अपने यहाँ की पहली 1857 की क्रांति कहते हैं। उस समय रानी वहीं रह रही थी, रानी महल में। और वहाँ से चला तो एक बहुत अच्छा वो सरदार था, उसने वो करके और अपने अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया और उसने बगावत करके निकल पड़ा वहाँ से। काले खां नाम था उसका, बहुत अच्छा योद्धा था, उसके पास 1000 के करीब सैनिक थे। और वहाँ से चला तो वो यही सोच के आया कि झांसी चलेंगे और महारानी लक्ष्मीबाई को नायक चुनेंगे, उनके उसमें काम करेंगे। तो वो वहाँ से चला और उसने आकर के किले पे गए। वहाँ से जो रोड था, किले का एक ही दरवाज़ा है झांसी किले में, जो खांडेराव गेट की तरफ से निकल खुलता है और वो कानपुर की तरफ ही जाने वाला रास्ता है वाया झोखन बाग। तो उसने किले को घेर लिया। वहाँ थोड़े से अंग्रेज थे, उनको उतनी जल्दी सैनिकों को रसद बंद कर दी। झांसी के लोगों को था ही सहयोग। तो फिर उन्हें सफ़ेद झंडा लहरा करके उनसे कहा बात करेंगे। तो वहीं से बात हुई। उन्होंने कहा हम किला खाली कर देते हैं, तो हमें शांति से निकल जाने दो। तो काले खां ने मंजूर कर लिया और वो सब अपना सामान आमान लाद लूद करके जब निकले, तो जब झोखन बाग से जा रहे थे, झोखन बाग होकर के ही, खांडेराव गेट से झोखन बाग होकर ही कानपुर रोड पकड़ा जाता है। झोखन बाग से निकल रहे थे तो उसने अचानक हमला करवा दिया और महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अंग्रेजों से उसे मन में ऐसी कुछ जलन थी। अब ये खबर सारे में फैल गई और ख़त्म करके एक आध कोई बच के निकल गया, जिसने 1-1.5 महीने में पहुंचा जो कानपुर। वहाँ तब जाके सूचना दी कि ऐसा हो गया है। तब अंग्रेजों ने वहाँ से बदला लेने के लिए झांसी के घेरे की व्यवस्था बनाई। तो पहले ज़्यादा से ज़्यादा घुड़सवार जो बच के निकला था, उसको तो पता नहीं कैसे साधन से काफ़ी समय लगा। फिर वहाँ से सेना आने में समय लगता था। तो यहाँ जब ये झोखन बाग कांड हो गया, वहाँ से काले खां अंदर आया
और झांसी रानी महल में थी तो उसके सामने अब तो मैदान छोटा रह गया, काफ़ी बड़ा मैदान था पहले गंज का। तो वहाँ खड़े होकर उस रानी की जय जयकार की। तो रानी आकर के, वहाँ भी है वो बड़ी खिड़की आदम कद जिसमें जंगले नहीं हैं, वहाँ आके खड़ी हो गई और हाथ से इशारा किया तो शांत हो गए। तो उसने कहा क्या बात है, क्यों आए हो? उन्होंने कहा हम लोग आए हैं और क्रांति शुरू हो गई है और हम आपका वो लेंगे नेता। तो उन्होंने कहा ये तुम निर्दोष महिलाओं और बच्चों का कत्ल करके आए हो और ये पाप करके तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी? चले जाओ यहाँ से, झांसी में तुम्हारे कोई स्थान नहीं है। बोले हमारे पास जो तो खर्च होगा, अगर नहीं होगा तो हम झांसी लूट लेंगे। वृंदावन लाल वर्मा जी ने कहा उस एक 18-20 साल की लड़की का हिम्मत देखी। उसने वहीं धमका, मेरे रहते कोई झांसी की तरफ आंख उठा के भी देख सकता है? सामने 1000 सैनिक रक्त रंजित तलवार लिए खड़े हैं, खुद अकेली खड़ी है। लेकिन जो ऊंची आत्माओं का, प्रखर आत्माओं का ढंग होता है वो एक अलग ही होता है। उसकी ललकार से सहम गए। बोले लेकिन हम क्या करें, हमारे पैसे ख़त्म हो गए, हम भूखे हैं। तो उसने अपने गले का हीरे का कंठा तोड़ करके फेंक दिया कि लो ये ले जाओ, इससे अपना काम चलाना, लेकिन अब तुम झांसी में मत रुकना। तो काले खां वो लेकर के चला गया आगे, फिर वो जहाँ अपने शामिल हुआ हो। फिर झांसी रानी ने उसी समय नगर के प्रमुख लोगों की बैठक की। उनने कहा थी कि ये झोखन बाग कांड हुआ है, इसे ये कोई नहीं मानेगा कि इसमें झांसी का समर्थन नहीं था, हम लोगों का नहीं था, और ये आएंगे और अत्याचार करेंगे। अब कायर बन करके अत्याचार सहना है कि बहादुर बन करके अत्याचार का प्रतिकार करना है, ये तुम तय कर लो। तो सबने कहा नहीं ठीक है रानी, आप जैसा सोचती हैं, ये वीरभूमि है, बुंदेलखंड की वीरभूमि है, हम आपके कहे में चलेंगे। तो उस समय वृंदावन वर्मा जी ने लिखा है कि 10 लखपति वहाँ थे सेठ, उनने अपनी सारी संपत्ति रानी को सौंप दी। जैसे भामा शाह ने महाराणा प्रताप को सौंप दी थी, वैसे उन्होंने सारी संपत्ति रानी को सौंप दी। अब साधन हमारे और हुनर आपका, प्रभाव आपका। ये खबर एकदम फैली कि झांसी की रानी ने झांसी में कमान संभाल ली है। तो जब ये 1857 की क्रांति या किसी कदर कहीं हुई थी, तो लोगों का विचार, इतिहासकारों ने लिखा है कि उस समय उसका नेतृत्व करने की क्षमता 2 लोगों में थी। बाद में इतिहासकारों ने लिखा है, एक थे तात्या टोपे और एक थी झांसी की रानी। लेकिन तात्या टोपे को इसलिए नहीं सौंपा कि वो राज परिवार से नहीं था, ये दकियानूसीपन योग्य है तो क्या हुआ, राज परिवार से नहीं था, सब राजे, सब में सभी राजे शामिल थे, उसे अपना नेता कैसे मान लेंगे? तो क्या रानी को बना लो? तो क्या रानी तो महिला है, महिला के कमांड में पुरुष क्यों चलें? तो ये जो दकियानूसी सोच थी, इसने उचित व्यक्ति के हाथ में उस क्रांति की कमांड नहीं आने दी। फिर वो राव साहब और नाना साहब को जितना था उससे उसने चलाया, नहीं तो शायद इतिहास कुछ दूसरा होता। एक योद्धा जब प्लानिंग करता है तब कुछ दूसरी हो जाती है। खैर वो हुआ तो उसने व्यवस्था कर दी, और वहाँ से अंग्रेज सेना तो चल ही पड़ी थी, वहाँ तैयारी हो रही थी। रानी झांसी ने उसी के बाद जो पैसा मिला तो उन्हें कहते हैं कि 1-1.25 महीने में ही पूरी झांसी को छावनी में बदल दिया। महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी, पुरुषों को भी ट्रेनिंग दी, कोई झांसी का ऐसा नहीं था जो था। और चारों तरफ से अपनी मोर्चाबंदी कर ली। और रानी को युद्ध का बड़ा वो था। जब राजा गंगाधर नहीं रहे थे तो ओरछे में कहाँ का दीवान था नत्थे खां, वो का ऐसा पहलवान था कि वो हाथी की सूंड पकड़ के दबाया तो हाथी ची बोलता था। उसने सोचा अब राजा तो मर गया, रानी इसको तो मैं यूँ ही कर लूँगा चुटकियों में। लेकिन रानी ने अपनी प्लानिंग इस तरह से की थी कि वो नत्थे खां बुरी तरह से पराजित होकर के भागा, पर उसने कभी झांसी की तरफ मुँह नहीं किया। जब अंग्रेज़ों का ये सब चल पड़ा तो रानी ने वहाँ भी किया, लेकिन उस बीच में रानी ने अपनी किलेबंदी कर ली थी चारों तरफ से, और वो सब हो गए थे। उम्मीद ये थी
कि यहाँ उन्होंने वहाँ से तात्या टोपे अपना एक के बाद एक खत फतह करता हुआ झांसी की तरफ ही बढ़ रहे थे, और यहाँ रानी ने नवाब बांदा को राखी भेजी कि हमारे पड़ोसी हैं, मैं आपको भाई मानती हूँ और झांसी को इस समय आपकी सहायता की ज़रूरत है। वो लंगड़े थे लेकिन बड़े शूरमा थे, और उसमें खून से रंग करके भेजी थी राखी। उन्होंने भरे दरबार में राखी बंधवाई और कहा सेना तैयार करो, और वो चल पड़े झांसी। लेकिन अंग्रेज़ों की फ़ौज पहले आ, उसका घेरा तो पड़ चुका था अंग्रेज़ों का, और ये उम्मीद थी कि या तो तात्या टोपे पहुंच जाएंगे या तो नवाब बांदा आ जाएंगे। लेकिन उसके पहले ही यहाँ झांसी का पतन हो गया। वो कैसे हो गया कि जब झांसी की रानी ने तैयार की तो उसी समय अंग्रेज़ों का यहाँ था, उस समय था सबसे अच्छा तोपची माना जाता था तो विद्या का वो गुलाम गौस खां। उसने सुना कि रानी ने कमाल संभाल ली है, तो वो वहाँ से छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके रानी के पास आ गया। रानी को जैसे अपना दाहिना हाथ मिल गया तो तोपें ढालना, गोले ढालना, ये सब झांसी में शुरू हो गया। रानी का मार्गदर्शन था, गुलाम गौस खां का अनुभव होता रहा, तो झांसी एक अभेद्य छावनी के रूप में बदल चुका था उस समय तक। लेकिन हुआ ये कि वो घेरा बहुत देर समय तक रहा, वो लोग पहुंच नहीं पाए, और यहाँ दीवान दुलाजू करके एक था, उसे लगता था राजा बना देंगे, तो उसने नगर का द्वार खोल दिया। तो नगर पे अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया, सिर्फ किला रह गया था रानी के हाथ में। उसमें थोड़े से सैनिक थे और रानी थी, गुलाम गौस खां साथ में थे। लेकिन चूंकि झांसी में दरवाज़ा एक ही है तो उनकी चल नहीं रही थी अंग्रेज़ों की। उसी स्थिति में गोलाबारी में गुलाम गौस खां को एक गोली लग गई और वो शहीद हो गए। तो रानी ने को जब पता पड़ा, गौस खां गए तो गुलाम गौस खां ने कहा भाई साहब कहलाती थी वो। बुंदेलखंड में भाई साहब बड़ा सम्मान का माना था, वो जो परिवार का भाव था, रानी नहीं भाई साहब कहते थे लोग, घर के बड़ों को उनको कहते हैं। भाई साहब अब मैं तो जा रहा हूँ, अब एक आपसे निवेदन है कि मेरी समाधि आप यहीं बनवाइएगा। मैंने झांसी के लिए ज़िंदगी लगाई है, तो मैं चाहता हूँ क़यामत में मेरी रूह यहीं से निकले। तो रानी ने उनकी समाधि बनाई, और उनके कुछ गिने चुने सरदार उनके साथ रह गए थे, उनमें एक पठान भी था, 2-4 राजपूत थे। जब उसमें देखा गुलाम गौस खान ने कहा अब यहाँ सुरक्षा हो नहीं सकती, तो फिर उन्होंने निकलने का प्लान बनाया। जिन्होंने झांसी किला देखा है तो झांसी किले का एक ही दरवाज़ा है और वो खांडेराव गेट की तरफ खुलता है। तो वहाँ थोड़े से सैनिक रहते थे। रानी पता नहीं पड़ दिया, वही मर्दाना वेश बना करके लड़के को पीठ से बांधा और अपने गिने चुने सरदारों के साथ एकदम वहाँ से दरवाज़ा खुला। जब तक वो समझे क्या हुआ तब तक एकदम तेज़ी से आए, और जो उनके थे सैनिक उन पर प्रहार कर, रानी दोनों हाथों में तलवार लिए थी और प्रहार करते हुए वो निकल गई। तब पता पड़ा लक्ष्मीबाई निकल गई हैं। कमांड को सूचना दी गई उसमें। तब तक रानी वहाँ से निकल करके उनने कानपुर रोड पकड़ लिया था। यहाँ झलकारी कोरिन को ने सुना कि रानी निकल गई है, तो उसने तत्काल फिर शहादत का मूड बना लिया। वही रानी का जैसा वेश था, मर्दाना वेश बना करके वो वहाँ निकल पड़ी खंडेराव गेट के बाहर। तो उसे देखा, उन्होंने कहा ये है रानी, ये रानी, उस पर हमला बोल दिया। वो लड़ी, वीरता से लड़ते लड़ते वो शहीद हो गई। तब पता पड़ा कि ये तो झलकारिन है। तब तक रानी को निकलने का समय मिल गया। और वहाँ से निकल करके फिर कालपी में युद्ध लड़ा है उन्होंने, फिर कानपुर पहुँची हैं। फिर इन सब ने मिल करके ग्वालियर पर चढ़ाई। ग्वालियर पे अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था, और ग्वालियर बड़ा दुर्गम है, उसमें कई गेट हैं और घूम घूम के जाना पड़ता है, उसी से होकर के एक ही एंट्री है। कुछ खिड़कियां होती हैं जहाँ से हाथी निकल जाता है, उसको दरवाज़ा कहते थे किलों में, और जहाँ से घुड़सवार निकले उसे खिड़की। तो रानी ने को भी लाल कुर्ती वाले बहादुर सरदार कुछ मिले थे, तो उनने अपने क्षेत्र की खिड़की एक तोड़ दी थी, वहाँ से ग्वालियर में प्रवेश मिल गया। तो इन लोगों का
अधिकार हो गया ग्वालियर किले पे। ये खबर पहुंची तो वहाँ से जनरल ह्यूरोज को भेजा गया, वो वहाँ से चल रहा था। राव साहब ग्वालियर फतेह कर लिया कि जीत में जश्न मनाने लगे, और रानी बार बार कह रही थी ये पैसा और समय जश्न में मत लगाओ, सैनिक तैयारी में लगाओ, अंग्रेज आक्रमण करेंगे और पूरी तैयारी से करेंगे। लेकिन वो जश्न में लगे रहे। सोहराब मोदी ने झांसी की रानी की फिल्म बनाई थी, उसमें उसने बड़ा अच्छा दिखाया है कि यहाँ पर नर्तकी आंखों से इशारा कर रही है, वो वहाँ से दूरबीन से देख रहा है। यहाँ पैरों की छम 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 हो रही है, उनके बूट की लेफ्ट राइट बढ़ रहे हैं। यहाँ नर्तकी का घाघरा घूम रहा है, वहाँ तोप का पहिया घूम रहा है। ऐसा उन्होंने कहा, ये चलता रहा, ये जश्न मनाते रहे, वो आते रहे। और फिर उन्होंने घेरा डाला और फिर झांसी और ग्वालियर कते को उन्हें फिर से फतेह कर लिया। रानी लड़ी, लेकिन वहाँ से निकलते निकलते घायल हो गई थी, उनको एक तलवार लगी थी, तो उनकी एक आंख वैसे चाहे लटके नहीं तो उनने अपनी पगड़ी से बांध लिया था। वहाँ से उनके साथ बस एक सरदार उनके, वो राजपूत थे, भी नाम उतर गया दिमाग में से, और एक पठान, बस वो साथ में रह गए थे। तो वहाँ से निकल करके उन्होंने कहा कि अब मैं ज़्यादा दूर चल नहीं सकूँगी, लेकिन तुम लोग अब एक बात ध्यान रखना कि मेरी लाश भी अंग्रेज़ों के हाथ में ना पड़े, मैं मर जाऊँ तो जल्दी से जल्दी इसका तुम अंत्येष्टि कर देना। और ग्वालियर में से निकलते फिर उनका वहाँ से प्राण निकल गए। वहीं एक संत रह रहे थे झोपड़ी बना करके। तो जब इसका वो हुआ तो इसने, पठान ने कहा कि मेरा तो उस्ताद मर गया, अब तो मैं बंदूक को हाथ नहीं लगाऊंगा। वो जो राजपूत सरदार थे उन्होंने कहा, दोनों बंदूकें ली, उन्होंने कहा मैं एक ही रास्ता जहाँ से अंग्रेज आएंगे मैं रोके रहूँगा तब तक। तो उन्होंने वो फिर वो जो झोपड़ी तोड़ करके लकड़ी निकाली, उन्होंने उसका अंत्येष्टि की। और जब तक वहाँ से वो रोके रहे, सरदार उदय सिंह शायद नाम था, क्या नाम था उनका, तो वहाँ से जब तक वो आए तब तक उन्होंने वो तोड़ करके, वह उनका दाह भी हो गया था और मिट्टी उठा करके उस पर एक चबूतरा सा भी बना दिया था। उनका वो गुमनाम संत पता है, उनका नाम पता नहीं है जिन्होंने ये मदद की थी। कहते हैं कि वो बचपन के रानी के मित्र थे और वो वहाँ रीवा में जा कर के सेनापति हो गए थे, फिर वो छोड़ करके उन्होंने संन्यास ले लिया था। और चूँकि साधक थे तो उन्होंने वहाँ इसीलिए आए थे कि अंतिम समय में मनु को मेरी ज़रूरत पड़ने वाली है, ऐसा कहते हैं। तो वो वहाँ थे, उन्हें अपनी झोपड़ी तोड़ करके उनकी अंत्येष्टि की और फिर वो भी वहाँ से चले गए। फिर कहाँ गए फिर किसी को उनके बारे में पता नहीं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि वो रीवा रॉयल फैमिली के लोग थे। तो इस तरह से झांसी का वो हुआ वहाँ पर। वो समाधि छोटी सी अभी भी बनी है। अब बहुत सारे लोगों ने किया, झांसी पे तो ध्यान दिया, झांसी में तो उनका पार्क बन गया और सब वो है। और अभी प्रधानमंत्री वहाँ से और भी अभी जो आयोजन चल रहा है उसको लेकर के करेंगे, लेकिन उनकी समाधि लगभग अभी भी उपेक्षित है। चार ये है कि अगर परिजन इस पर करें कि अगर सरकार का ध्यान लाएं तो यूपी सरकार में योगी जी और ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है तो वहाँ के सीएम चौहान जी ये लोग करें तो वहाँ एक बहुत अच्छा स्मारक बन सकता है। आदि शंकराचार्य जी का जहाँ शरीर छोड़ा था उत्तराखंड में, ये अपने ये अपने उत्तराखंड का ये धाम है केदारनाथ के पीछे, उस पर तो ध्यान आ गया, वो ऐसे ही पड़ा हुआ था प्रतीकात्मक, उससे तो शानदार बना दिया है सरकार ने। ऐसे ही महारानी लक्ष्मीबाई का भी जो स्थान है वो अगर जो जहाँ उन्हें देह त्यागी थी तो ये उनके प्रति एक बहुत अच्छी श्रद्धांजलि होगी। जैसा कहा झांसी की रानी, देखा जाए तो उनको देखते क्या है, वो 4 साल 5 साल का उनका सक्रिय जीवन रहा है। क्योंकि जब उनकी शादी हो गई थी तो बच्चा हुआ है तो कम से कम 16-17 साल की आयु तो हो ही गई होगी, और 21-22 साल की आयु उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। बस ये 4-5 साल, 4-4.5 साल कह लो ये, लेकिन वो जीवन तो आत्मा ने दिखा दिया और सारी दुनिया में उनका वो है। तो भारतीय इतिहास नहीं, अंग्रेज इतिहासकारों ने भी उनके इतिहास के बारे में लिखा है।
शी वॉज दी बेस्ट एंड दी ब्रेवेस्ट अमंग्स्ट देम। ये हीरोज़ का तो था। वो जो क्रांतिकारियों में वो सबसे श्रेष्ठ थी और सबसे बहादुर थी। शी वॉज दी बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट अमंग्स्ट देम। लेकिन जैसा कुछ भाग है, उसके हाथ में कमान जा नहीं पाई, तात्या टोपे के हाथ में कमान जा नहीं पाई, और वो क्रांति जो है एक तरह से असफल हो गई। लेकिन उसी से प्रेरणा लेकर के जो जिन लोगों ने बलिदान दिया उनसे लेकर के फिर हमारे नए लोग खड़े हुए, उन्होंने किया। तो झांसी की रानी का, जैसा कि प्रारंभ में भी कहा था, जीवन तो एकदम बड़े तेजस्वी नक्षत्र के रूप में है, आसमान में चमक रहा है सूर्य चंद्र की तरह। महिलाओं के लिए वो ख़ास तौर से बहुत वो प्रेरणाशील है। लेकिन जैसा कहा, उनसे तो सभी ने प्रेरणा ली है, अंग्रेज भी उनसे प्रभावित थे। ऐसी महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन से जन जन प्रेरणा लें, नारी समाज विशेष रूप से ले, ऐसे ही मंगल भाव में उठ रहे हैं। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। ओम शांति।